इनसाइड राजतंत्र में नमस्कार। न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की, इनसाइड जानकारी की, खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। वैक्सीनेशन के आंकड़े इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की भयावहता के बावजूद ग्रामीणों की वैक्सीनेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी वजह से अब वैक्सीनेशन के प्रमोशन के लिए विधायक पैसा खर्च कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाएं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने यह ऐलान किया है कि जो ग्राम पंचायत 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लेंगी, उस ग्राम पंचायत को विधायक निधि से 10 लाख की राशि विकास कार्यों के लिए अलग से दी जाएगी। इसी तरह बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन करवाकर पहले नंबर पर आने वाली पंचायत को विकास कार्यों के वास्ते 10 लाख की राशि देने का ऐलान किया है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली पंचायत को विष्णु खत्री के द्वारा 7 लाख की राशि विधायक निधि से दी जाएगी। इसी तरह तीसरे नंबर पर आने वाली ग्राम पंचायतों को 3 लाख की राशि विधायक विष्णु खत्री देंगे। इधर खाते गांव के विधायक आशीष शर्मा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐलान किया है कि जो ग्राम पंचायतें सबसे पहले वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करेंगी, उन्हें 5 लाख की राशि विधायक निधि से दी जाएगी। आने वाले दिनों में कुछ और विधायक वैक्सीनेशन के लिए इसी तरह की घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू से ही क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। बचाव के सभी जरूरी संसाधन मुहैया कराने के साथ ही वैक्सीनेशन के लिए आम नागरिकों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ही मंत्रियों को कोरोना काल में जिलों का प्रभार देकर खास तौर पर ग्रामीणों को अधिक से अधिक वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि कई मंत्री कोरोना काल में उतने सक्रिय नजर नहीं आए जितना उन्हें सक्रिय रहना चाहिए था। इसका ही नतीजा है कि कई मंत्रियों के गृह जिले अथवा प्रभार के जिलों में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर नहीं पहुंच पाया। वैक्सीन के प्रति लोगों के उदासीनतापूर्ण रवैये के लिए काफ़ी हद तक विपक्षी दल के नेता भी जिम्मेदार हैं। आम नागरिकों के बीच वैक्सीन को लेकर शुरुआत से ही तरह तरह की भ्रांतियां फैला दी गई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भयावह स्थिति बनने के बाद शहरी क्षेत्र के लोगों की तो वैक्सीनेशन को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। इसी वजह से अधिकांश ग्रामीण वैक्सीनेशन लगवाने से कतरा रहे हैं। ग्रामीण अंचल के 1,03,649 लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन अभी तक केवल 29,680 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाया है। इसमें भी सेकेंड डोज लगवाने वालों की काफ़ी कम संख्या है। केवल 3,810 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है। विधायक सीतासरण शर्मा वैक्सीनेशन में 100% लक्ष्य पूरा करने वाली पंचायत को 10 लाख के रुपए राशि देंगे, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास के कार्य कराए जा सकेंगे। इसके अलावा बैरसिया के विधायक ने भी इसी तरह ग्रामीण जनों को मोटिवेट करने के लिए विधायक निधि से ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के वास्ते अलग से राशि देने की घोषणा की है। विधायक विष्णु खत्री ने 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई हैं, जिसमें पहले पुरस्कार के तौर पर विधायक विष्णु खत्री के द्वारा 10 लाख की राशि दी जाएगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली ग्राम पंचायतों को जहां पे अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हुआ होगा, उन्हें 7 लाख रुपए और तीसरे नंबर की ग्राम पंचायत को 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसी खबर पर हमसे चर्चा करने के लिए जोड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है? रंजन जी,
हेलो। हाँ रंजन जी, जी रंजन जी, वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं, विधायक निधि से ग्राम पंचायतों को राशि दी जा रही है, इसके अलावा और भी कई तरह के उपहार और ये सारी चीजों की वो आ रही है, इन सबको आप किस तरह देखते हैं? हेलो जी रंजन जी, आपका जी रंजन जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा, जैसे ही संपर्क होगा उनसे इस संबंध में चर्चा की जाएगी। तो वैक्सीनेशन के लिए अधिक से अधिक लोग आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करा सकें, इसके लिए सरकारें भी चिंतित हैं और जनप्रतिनिधि भी चिंतित हैं। कुछ जनप्रतिनिधि इसमें खासी सक्रियता दिखा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक केवल 29,680 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3,810 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया है। उपहार स्वरूप देने की ये जो परंपरा है, ये हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका समेत कुछ और देशों में भी वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कई ऑफर चल रहे हैं। चेन्नई में भी इसी तरह के ऑफर की घोषणा की गई है, जिसमें ग्रामीणों को। रंजन जी का संपर्क हो गया अब हमसे। रंजन जी, रंजन जी आपका स्वागत है। रंजन जी, वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि लोग आएं और लगवाएं, उसके लिए विधायक निधि से भी राशि दी जा रही है। इसके अलावा और भी कई तरह के उपहार और ये सब चीजों की बातें सामने आ रही हैं, तो इनको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए भाई जी, अभी भी लगता है गाँव में खासकर जी, और इस सेक्शन में अभी भी ऐसा है कि भ्रांति है वैक्सीन को लेकर के। जी जी, और खासकर सोशल मीडिया ने इससे काफी योगदान दिया है। जी, कहीं आ रहा है कि जो वैक्सीन है उससे दिक्कत आ रही है। जी जी, उससे थक्का जम जा रहा है। जी जी, कोई कह रहा कोई वैक्सीन अच्छा है, कोई वैक्सीन अच्छा है, जी, कोई वैक्सीन खराब है। कहीं आ रहा कोई वैक्सीन अच्छा है, कोई वैक्सीन खराब है, और तरह तरह भ्रांतियां हैं जी। और उसको लेकर के अभी भी गाँव में जो मोटिवेशन होना चाहिए, जो स्तर होना चाहिए वैक्सीनेशन का, जी, वो नहीं हो पा रहा है। जी जी, तो इसलिए इंसेंटिव बात आ रही है कि इंसेंटिव देकर के लोगों को जी, मोटिवेट किया जाए, आगे लाया जाए। जी, और ये सभी की मध्य प्रदेश में ही है जी, और भी स्टेट में ऐसा हो रहा है। जी, जी, मध्य प्रदेश ही आगे आ रहा है। जी, तो मुझे लगता है कोई भी तरीका हो, क्योंकि वैक्सीनेशन भी उम्मीद ही आपका उपाय है। जी हाँ, जी और हाँ, कुछ दूसरा किसी को दवा तो अभी आई नहीं है। जी जी, अभी भी लॉकडाउन की वजह से हमारा जो कोरोना है कमजोर हुआ है। जी जी, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जब अल्लाह की तरफ बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जी, तो बिना वैक्सीन के हम इसको रोक पाए। जी जी, तो इसीलिए ये जो भी चाहे इंसेंटिव दिया जा रहा हो या कोई कारण हो या जी। किसी तरीके से इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। तो लगता है जो इंसेंटिव दिया जा रहा है जी, उसके दूसरी दिशा में कदम है और ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि ये अगर इससे वैसे बढ़ता है जी, बहुत जी। अच्छी बात है। जी हाँ, वैसे भी जो पैसा दिया जा रहा है वो ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए दिया जा रहा है, तो ये एक अच्छा और सराहनीय कदम हो सकता है। रंजन जी, जो मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, विधायक ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके गृह जिलों में ही या प्रभार के जिलों में वो प्रोग्रेस नहीं है। जैसे कमल पटेल के जो गृह जिला हरदा है, वहां पर हरदीप सिंह के प्रभार के जिले झाबुआ में, बिसाऊ लाल के अनूपपुर, मीना सिंह के उमरिया, यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही 1 लाख से ऊपर वैक्सीनेशन का आंकड़ा नहीं जा पाया था। जबकि दूसरे मंत्री हैं, चाहे वो विश्वास सारंग हो भोपाल में या ग्वालियर में तोमर हो, तो ये सारे जो हैं और भी कई मंत्री उन लोग की अच्छी मोटिवेट कर रहे हैं और वहाँ वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी बहुत अच्छा है। तो इसको किस तरह से देखते हैं जो कुछ मंत्रियों की इसमें उदासीनता है? ये देखिए, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जी जी, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल है जी, लेकिन जो सेकंड वेव आया, दूसरी लहर जब आई, जी, तो देखा गया कि पता नहीं गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट का है या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का है, जी, कि कोई तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था जी, कि दूसरा वेव आएगा, सेकंड वेव आएगा। जी, उसका हालत हुई कि बहुत सारी मौतें हुई, बहुत दिक्कत हुई, बहुत तेज बीमारी बढ़ी। जी, तो अभी भी हमको लगता है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, खासकर एमएलए और मिनिस्टर, जी, इनका बहुत बड़ा रोल है। जो अपने क्षेत्र में जी, क्षेत्र की बात की बात है, जी, जी, जो उनका क्षेत्र है वहाँ पे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो उनके पास में जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए, जी, जी, जो गति होनी चाहिए, जी, वो दिख नहीं रहा है। जी, जी, और जब तक कोई नियम नहीं होंगे, लोगों को चाहे जिला पंचायत के स्तर पे हो, चाहे
या गांव के पंचायत के स्तर पे हो, जी। जो लोकल आपका पार्टी का जो एक स्ट्रक्चर है उसको, तो एक बहुत बड़ा रोल है देखा जाए एमएलएस का या मिनिस्टर्स का। जी। तो ये सही बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि बहुत से ऐसे राजनेता हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जी। हैं, उनका रोल जो दिखना चाहिए वैसे में नहीं दिख रहा है। तो यही कारण संख्या बहुत जगह बहुत कम है, वह एक्सपेक्टेड नहीं है, ऐसा देखने वाला है। जी हाँ, जनप्रतिनिधियों का वैसे भी संपर्क होता है और उनकी बात को मानते हैं। यदि वो सक्रिय होंगे तो इस दिशा में खासा जो है अच्छी प्रोग्रेस हो सकेगी वैक्सीनेशन की, और भ्रांतियां भी दूर होंगी। रंजन जी, खास तौर से ग्रामीणों में डर और भ्रम पैदा है, आपने भी ये बात कही और ये देखने में भी आ रहा है। इसके लिए आप क्या विपक्ष को जिम्मेदार मानेंगे कि जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन को लेके, वैक्सीन को लेके तरह तरह की, वो जो फैली है उससे डर और भ्रम की स्थिति पैदा हुई, तो इसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, इस समय मीडिया का बहुत बड़ा यूज है, खासकर सोशल मीडिया का। जी जी। सोशल मीडिया को जैसे आप यूज करें, जी। इसको अच्छे के लिए यूज कर सकते हैं, बुरे के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जी। सोशल मीडिया को जमाने में आप विपक्ष को तो नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। जी बहुत चीजें कहाँ से चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, जी जैसे कुछ नेता ये लोग बोलते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कौन चीज कहाँ से चल रहा है, तो बहुत आप उसको टेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, या टेस्ट करना आप टेस्ट करने जाते हैं जी जी तो उसमें बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की बात में कर रहा हूँ। जी जी तो बेहतर एक सोशल मीडिया का यूज करें आप। जी। जो भ्रांतियां आ रही हैं उस भ्रांतियों को दूर करने में भी आप जी। सोशल मीडिया का यूज करें। आप बैठक बुलाएं, पंचायत मीटिंग करें, चौपाल बैठा है, लोगों से मिलाएं, एक बड़ा स्तर पर काम करना पड़ेगा। और जब एक कैंपेन के रूप में आप करेंगे, आप जैसे कि कोरोना कैंपेन है, जी। वैसे वैक्सीनेशन कैंपेन को भी आपको गाँव गाँव में वार्ड वार्ड में ले जाना पड़ेगा। जी। अगर ये चीजें चली गई जी। और बहुत स्तर पर हो गया और नए जेल में हो गया, तो अगर दूसरे को भ्रांति फैलाना हो तो उसका असर नहीं करेगा, मुझे लगता है। जी जी। शहरी क्षेत्रों में तो दूसरी लहर के बाद लोग सतर्क हुए और काफी संख्या वैक्सीनेशन सेंटरों पर भी बढ़ने लगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वो गति नहीं मिल पा रही है, वो बात नहीं आ पा रही है। तो ये आखिर मतलब इसके पीछे क्या कारण है और क्यों, किस तरह से ये दूर होगी, आगे किस तरह का रोड मैप तैयार करना होगा जिससे कि अधिक से अधिक ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें वैक्सीनेशन में? देखिए जी, सारे क्षेत्र में हमारी जनसंख्या घटी है जी। गांव में भी बहुत तेज फैला है जी। जनसंख्या दूर दूर है जी। तो सारे क्षेत्रों में कारण क्या है, आपका एक तो एजुकेशन का मामला है। जी। दूसरा मामला कि समाचार या मीडिया जी। का जो एक प्रभुत्व है या जो प्रेजेंस है, जी। वो सारे क्षेत्रों में कस्बे में ज्यादा है। जी। तो जो चीजें घटनाएं होती है, जी। या कोरोना का फायदा हो, या कोरोना से होने वाली डेथ हो, या ऑक्सीजन की कमी हो, या बेड की कमी हो, तो जी। बहुत सारे क्षेत्रों में एक दूसरे से शेयर हो जाता है। जी। ग्रामीण क्षेत्रों में वो चीज जानने में बहुत टाइम लगता है। जी। लेकिन ये सारे क्षेत्रों में चूंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते हैं, जी। एक दूसरे को देखते हैं, उसका प्रभाव पड़ा है। हमने अभी मुझे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जी। अनलॉक के बाद भी जी। जो पिछला वेव था और अभी निरंतर गया है, मैं देखना चाहता हूँ जी। जो पिछला जो वेव था उसके बाद जब अनलॉक हुआ, मैं देखता था कि सारे क्षेत्रों में जी। जो बाजार है भयंकर भीड़ आती थी, लगता था इससे कोरोना हुआ नहीं है। जी जी। इस बार जो कोरोना का कहर आ रहा है, जी। जो कोरोना का कहर ढाया है, जी। उसका असर कड़ा सारे क्षेत्रों में। आप किसी बाजार में चले जाइए, कहीं जो दुकानों से भीड़ कम दिख रही है, लोग सामने हुए डरे हुए हैं। जी जी। लेकिन चूंकि गांव में दूर दूर तक आबादी है, जी। उन्हें नहीं से उतना प्रचार नहीं हो पा रहा है, उतना मिल नहीं पा रहा, बातें कर पाए, या डर का वो माहौल उतना नहीं है। जी। तो इसलिए लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो चीज, वो चेतना जो होना चाहिए नहीं है। इसलिए बार कर रहा हूँ कि मीडिया का यूज हो, सोशल मीडिया का यूज हो, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनका काम है जी, कि जी। दोनों स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स है, जी। हेल्थ वर्कर्स है, सबको लेकर चलना पड़ेगा। जो भ्रांतियां एडमिट है जोड़ने करके वैक्सीनेशन को दूर करना पड़ेगा, और इसके फायदे क्या है दिखाना पड़ेगा। कोई अमेरिका में अगर वैक्सीनेशन हुआ तो ठीक हुआ है, जी। कोई आबादी कम है, इजराइल में हुआ तो ठीक हुआ, तो बताना पड़ेगा और सतत बताना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर है उनमें क्षेत्र आएगी और अपनी वैक्सीनेशन के प्रति जागृति होगी। जी जी जी। रंजन जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्रामीणों को मोटिवेट करना होगा और उनको ये चीज़ें बतानी होंगी, इनकी सारी भ्रांतियां दूर करनी होंगी, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। सरकार रोजगार देने के लिए नए नए रास्ते खोज रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग की एक पॉलिसी
बुनकरों के रोजगार पर भारी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल राजस्व विभाग को अपने अधीन काम करने वाले प्रदेश भर के कोटवारों को वर्दी उपलब्ध करवाना है। इसके लिए राजस्व विभाग ने योजना बनाई है कि कोटवारों को वर्दी सिलवाने के लिए नगद राशि उनके खाते में सरकार ट्रांसफर कर देगी। इस राशि से कोटवार तय किए गए रंग की खादी की वर्दी अपने लिए सिलवा लेंगे। जो राशि खाते में ट्रांसफर की जाएगी उसमें खादी के कपड़े और सिलाई की राशि भी शामिल है। लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग राजस्व विभाग की इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग का मानना है कि राजस्व विभाग की इस पॉलिसी से प्रदेश के बुनकरों को आर्थिक नुकसान होगा। कोरोना कर्फ्यू के चलते बुनकरों के रोजगार पर संकट गहराया हुआ है। ऐसे में राजस्व विभाग कोटवारों की वर्दी के लिए डायरेक्ट नगद राशि खातों में ट्रांसफर करेगी तो प्रदेश के बुनकरों के द्वारा बनाई जा रही खादी कौन खरीदेगा। प्रदेश में लगभग 70,000 बुनकर हैं। कोटवारों की वर्दी के लिए बनाई गई पॉलिसी पर विचार कर इसको बदलने के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव ने पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि भंडार क्रय नियमों का पालन करते हुए खादी बोर्ड से कोटवारों के लिए वर्दी खरीदी जाए। लेकिन राजस्व विभाग लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव की इस दलील को मानने तैयार नहीं है। यही कारण है कि राजस्व विभाग के आयुक्त ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर कोटवारों के खाते में राशि ट्रांसफर करने के लिए डिटेल भेजने को कहा है। प्रदेश में मौजूदा समय में करीब 70,000 बुनकर इस काम में लगे हुए हैं। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से बुनकर अपनी बनाई हुई खादी को बेचते हैं। कोटवारों को दी जाने वाली खादी की वर्दी साल में 2 खादी की वर्दी उनको देने का प्रावधान है। राजस्व विभाग वर्दी के लिए कोटवारों के खाते में राशि जमा करा रहा है, जिससे वो स्वयं अपने हिसाब से जहां से उन्हें खरीदना है वो वर्दी खरीद लें। इधर लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग की भी दलील अपनी जगह सही है कि यदि खादी उनसे नहीं खरीदी जाएगी तो बुनकर जो बना रहे हैं खादी, वो खादी कहाँ बेचेंगे और कौन खरीदेगा उनकी खादी। वर्दी के लिए खाते में राशि जमा कराने के खिलाफ लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग इनके खिलाफ है। अब देखते हैं आने वाले समय में सरकार क्या निर्णय लेती है और इसमें अगला कदम क्या होता है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। कोरोना के पहले चरण में करीब 7.25 लाख प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचे थे। सरकार के तमाम दावों के बाद भी महज 44,000 प्रवासी मजदूरों को ही प्रदेश में रोजगार मिल सका। करीब 6.25 लाख प्रवासी मजदूर आज भी प्रदेश में रोजगार मिलने की बाट जोह रहे हैं। पहले चरण में आए प्रवासी मजदूरों में से करीब 47,000 आज भी हाथ में ऑफर लेटर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन रोजगार हाथ नहीं लगा। इधर सरकार का दावा है कि पहले चरण में आए 14 लाख प्रवासी मजदूरों या उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया। संबल योजना में 3,24,715 को लाभ मिला। आत्मनिर्भर भारत में 13,11,186 को निःशुल्क राशन कार्ड दिए गए। भवन निर्माण मंडल की योजनाओं में 2,34,621 मजदूरों के 5 से 18 साल के बच्चों को शालाओं में नामांकन कराया गया। मनरेगा में 3,66,157 जॉब कार्डधारियों में से 2,03,939 को रोजगार दिया गया। पहले चरण में लाखों की तादाद में आए प्रवासी मजदूरों को अभी तक रोजगार नहीं मिला। अब कोविड के दूसरे चरण में अभी तक विभिन्न प्रांतों से 65,000 प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में आ चुके हैं। रोजगार सेतु पोर्टल में 22,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के नामों की एंट्री भी हो चुकी है। नए मजदूरों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार योजना बना रही है। कोविड के पहले चरण में 7,33,530 प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश आए थे। मध्य प्रदेश में पहले चरण में आए प्रवासी मजदूरों में से महज 44,709 को ही सरकार रोजगार दिला सकी। 46,000 प्रवासी मजदूर आज भी ऑफर लेटर लेकर रोजगार की
तलाश में घूम रहे हैं। कोविड के दूसरे चरण में अभी तक मध्य प्रदेश में 65 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रालय में पदस्थ एक प्रमुख सचिव अपने ऊपर और अपने नीचे के साहबान से खासी परेशान है। ऊपर जनप्रतिनिधि हैं तो नीचे उन्हीं की तरह IAS अफसर। दरअसल नीचे जो अधिकारी पदस्थ हैं वह बगैर पैसे लिए कोई काम करते नहीं। इसी वजह से विभाग में कोई भी प्रपोजल बने उसकी फाइल आसानी से आगे बढ़ती नहीं है। प्रमुख सचिव कई बार हिदायत दे चुकी हैं कि फाइल समय पर ऊपर भेज दी जाए, लेकिन नीचे पदस्थ साहबान इनकी किसी भी बात पर गौर नहीं करते। यदि किसी प्रस्ताव की या किसी भी काम की फाइल उनके टेबल से आगे बढ़ी तो ऊपर बैठे जनप्रतिनिधि के यहाँ अटक जाती है। यहाँ भी वही हाल है, जब तक बटुआ गर्म नहीं हो तब तक फाइल धूल खाती रहती है। एक की जेब और दूसरे का बटुआ नहीं भरने के चलते केंद्र सरकार से कई योजनाओं में मिलने वाला फंड भी अटक गया है। हालात यह है कि प्रमुख सचिव की चाहत के हिसाब से विभाग में जिस गति से काम चलना चाहिए वह रफ्तार ही नहीं पकड़ पा रहा है। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि प्रमुख सचिव वह हैं जो कोरोना की पहली लहर में खासी चर्चा में बनी हुई थी। वैसे यह मामला 2 महिलाओं और 1 पुरुष से संबंधित है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।